हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 है। ओके, लास्ट लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें आपको हमने समझाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को, मतलब मेटल को, नॉन मेटल को कैसे अरेंज किया गया है। उसमें जो अलग अलग एलिमेंट के हमारे पास जो पोटेंशियल्स होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो SOP और SRP की जो वैल्यूज़ होती है वो किस कंडीशन पर फाइंड आउट करी गई हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के यूजेस क्या क्या हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब कौन कौन सी एप्लीकेशंस थी, जैसे एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को चेक करना, कंपेयर करना, अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरी एप्लीकेशन थी वहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर। मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, मेटल को हम लोग कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन थी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर का सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। ऐसे ही नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद में हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा सा टॉपिक मुझे लगा कि शायद ये टॉपिक अधूरा है, तो इस बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे से। तो चाहे तो कोई बच्चा, ये जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, चाहे तो कोई बच्चा इस चीज़ को कहीं अलग से या इस टॉपिक के ही नीचे अपनी लैंग्वेज में भी इन चीज़ों को नोट कर सकता है, समझ कर, लेक्चर को सुन कर नोट कर सकता है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन क्या करने जा रहा हूँ। देखिए आपको पता है, ये तो बात आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल की, उसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल, उन्हें रखा जाता है टॉप पर। उसके ठीक नीचे मिडिल में, सीरीज के मिडिल में रखा जाता है लेस रिएक्टिव मेटल को, और सबसे बॉटम में रखा जाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। ये बात तो आप लोगों ने समझी होगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, इसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया है। मैं एलिमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है। लेकिन हमने जो 10th क्लास में पढ़ी थी टेबल, रिएक्टिविटी टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें केवल और केवल आपको मेटल ही रखे हुए दिखे थे, क्योंकि वहाँ पर मेटल ही रखे हुए थे। ठीक है, क्योंकि वो लेवल कम था 10th का लेवल। अब इसे इलेबोरेट कर दिया और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पर इस टेबल के अंदर मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है। और मेटल और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी चेक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, ओके, बात समझ गए ना आप लोग। तो ये कहा जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं मेटल की रिप्लेसमेंट ऑर्डर चेक करूँ, रिप्लेसमेंट ऑर्डर, रिप्लेस कैसे करते हैं मेटल को, हमेशा जो मोर रिएक्टिव मेटल है रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है।
ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा तो क्या होगा? रिप्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो तो उस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो उस मोर रिएक्टिव के ऊपर एक लेयर बना लेगा। मतलब जो मोर रिएक्टिव है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, उसके एटम टूट टूट कर सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और लेस रिएक्टिव जो है, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो उसके ऊपर लगातार लेयर बनाता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर बनाई जा सकती है। एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पर बनाई जा सकती है। कभी भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, ठीक है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग समझ सकते हैं बात को। दूसरी बात, आपने ये बात रिएक्टिविटी सीरीज में भी सुनी होगी, पढ़ी होगी 10th क्लास में, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी ऐसा होता है, इसे मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ अभी, और अपनी बात को थोड़ा सा बोर्ड पर लिख कर सोल्व कर रहा हूँ। जब कभी ऐसा होता है कि जैसे ये कोई मेटल है, मेटल कौन सा? जैसे कि आपका मैंने कहा जिंक। जिंक जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट, एक सोल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी यहाँ से इवोल्व। ठीक इसका उल्टा, अगर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करे रिएक्ट, तो ये जो रिएक्शन है ये दिखाएगी नो रिएक्शन। यहाँ पर किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, एक बार बात को ज़रा क्लियर करने की कोशिश करें। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मान लिया, इसमें मोर रिएक्टिव मेटल को रखा गया है ऊपर, यहाँ पर बीच में रखा गया है लेस रिएक्टिव को, और यहाँ पर रखा गया है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, लीस्ट रिएक्टिव, और यहाँ पर रखा गया है लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक, आपने अगर ये टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज अगर आपने देखी हो, यहाँ कहीं बीच में हाइड्रोजन को रखा गया है, हाइड्रोजन को। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूँ ये बीच में रखा गया है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को उनके एसिड से, हाइड्रोजन को उनके एसिड से केवल वो ही मेटल रिप्लेस कर सकते हैं जो सीरीज में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। मतलब ये रिप्लेस कर देंगे, बट अगर कहूँ ये रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाले मेटल कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, ये वाले मेटल कांट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। ठीक, मतलब कहने का ये है, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग पॉइंट नंबर 5 मान सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, फ्रॉम इट्स एसिड,
जैसे कि H2SO4। क्यों? बिकॉज जिंक इज present at above द हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। बट कॉपर कांट रिप्लेस, कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, ठीक है। बिकॉज इट प्रेजेंट एट बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो शायद आप लोग ये मेरी बात समझे होंगे, शायद आप लोगों ने इस बात पर फोकस किया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कौन एलिमेंट किसे और कब रिप्लेस करेगा। ये सारी बातें किस बात पर डिपेंड करती हैं? इस बात पर डिपेंड करती है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इनका रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो जैसे यहीं पर है कि भाई जिंक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मतलब रिएक्शन होगी, क्योंकि हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर वाले होते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। कभी भी नीचे वाले एलिमेंट अपने से ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, ठीक है। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। और अगर नहीं समझे तो आप लोग फिर दोबारा से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप लोग इसे समझ जाना दोबारा से, ठीक। एक लास्ट नोट पॉइंट है, लास्ट नोट पॉइंट। कभी कभी इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जरा देखिए ध्यान से। इसे पहले नोट कर लीजिएगा लो, वीडियो स्टॉप करके एक बार। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कभी कभी इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं कि मेरे पास में एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और मैंने कहा ये जो कंटेनर है ये क्या है? जिंक पोर्ट है। क्या है ये? जिंक पोर्ट है, जिंक का कंटेनर। और दूसरा जो कंटेनर है मेरे पास में, दूसरा कंटेनर मैंने लिया कॉपर पोर्ट, कॉपर का कंटेनर। जिंक के कंटेनर में मैंने फिल कर दिया एक सॉल्यूशन। जिंक कंटेनर में मैंने फिल किया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जो आपका कॉपर का कंटेनर है मैंने उसके अंदर रख दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है? इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि ये दोनों सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मैंने फिल किया जिंक के बर्तन में। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये मैंने स्टोर किया कॉपर पोर्ट में, कॉपर के बर्तन में। मेरा जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि which metal solution
बल्कि ये कहो विच मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन which type of pot, which type of metal pot, ये क्वेश्चन है कि इनमें से सही स्टोरेज, सेफ स्टोरेज कहाँ पर होगा। क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक पोट में स्टोर कर सकते हैं? क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के पोट में स्टोर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? एक्चुअली अगर मैं पहले वाला केस पकड़ूं, ये मान ले ये तो केस 1 है और ये केस 2 है। अगर मैं यहां पर पहले वाला केस पकड़ूं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कौन सी रिएक्शन होगी, ये आप ठीक ऐसे मानिए जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक की रोड को डिप कर दिया, इसे ऐसा मानिए। ओके भैया, तो सॉल्यूशन में मेटल की रोड डिप कर दो या उस कंटेनर में वो सॉल्यूशन ही फिल कर दो, बात तो एक ही है। तो अगर ये केस बनेगा तो कैसा बनेगा? ये पहला केस बनेगा कि यहां पर जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस। ठीक है, एक्चुअली जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग चेक कर लेना। तो जिंक मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा और ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर यहां से हो जाएगा अलग। मतलब यहां पर इस वाले केस में ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन से क्या होगा कि ये जो जिंक का कंटेनर है, जिंक के कंटेनर की जो वॉल है, जो दीवार है, इस दीवार से जिंक के एटम टूट टूट कर सॉल्यूशन में आ जाएंगे और कॉपर के एटम सॉल्यूशन से जिंक की दीवार पर एक लेयर बना देंगे। क्योंकि कॉपर सॉल्यूशन में है, एक्वस कंडीशन में है, तो कॉपर तो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, और सॉलिड पानी में तो रहता नहीं, कहाँ पर जाएगा? सॉलिड के ऊपर चिपकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये रिएक्शन होगी, इसलिए जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। ये सॉल्यूशन अभी कॉपर सल्फेट का है, लेकिन कुछ टाइम बाद रखे रखे ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसका मतलब सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। तो कह सकते हैं सो CuSO4 solution can't store in zinc pot, स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन जो दूसरा केस है, सेकंड केस, वहां पर सेकंड केस में क्या दिखाई दे रहा है? सेकंड केस में दिखाई दे रहा है कॉपर सॉलिड है, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस, तो यहां पर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर लेस रिएक्टिव है सॉल्यूशन से, सॉल्ट से, जिंक से। ये लेस रिएक्टिव, मतलब कहने का
कि अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में अगर भर दिया जाए तो किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी, जैसा सॉल्यूशन हमने रखा था ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर पोट। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट की समरी ये निकल के आई कि हम लोग कौन से सॉल्यूशन को कहाँ स्टोर कर सकते हैं। हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल कंटेनर में मोर रिएक्टिव मेटल सोल्ट सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं, बट मोर रिएक्टिव कंटेनर में लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसका एक फाइनल समराइज पोर्शन ही निकला। सो वी कैन स्टोर always more reactive metal salt solution in less reactive metal pot, but not वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा हम लोग नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने दूं, क्या हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सिल्वर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? मैंने कहा यस, क्योंकि सिल्वर का कंटेनर मतलब सिल्वर मेटल लेस रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में, जिंक के कंटेनर में, आयरन के कंटेनर में और बाकी कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल होगा सिल्वर से, उसमें स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को गोल्ड और प्लेटिनम के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे किसे स्टोर कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप लोग सभी बच्चे फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है इसे पूरे को नोट कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत ही फोकस्ड करके बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है, और फिर जाकर आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। करिए नोट। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक के बाद अब बस ये मान के चलिए कि पोटेंशियल का ये लास्ट पोर्शन है। हमें यहाँ पर पढ़ना है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बेस पर हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, और फिर उसके न्यूमेरिकल। हेडिंग आपको डालना है गैल्वेनिक सेल। टॉपिक नेक्स्ट है ये गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल दो तरह के होते हैं बच्चों। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बात हमने शुरू में ही आपको समझाई थी। देखिए, गैल्वेनिक सेल जो होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें मतलब
करंट और पोटेंशियल या फिर वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। आपने गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि आपका गैल्वेनिक सेल के वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेक्लेंचे सेल भी इसी का एग्जाम्पल है। लेक्लेंचे सेल, बटन सेल, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका लेड स्टोरेज बैटरी, वो सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कमर्शियल सेल जो होते हैं, जो मतलब हम लोग डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सर इसी के एग्जाम्पल है, जो केमिकल एनर्जी को एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल होता क्या एक्चुअली, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं। पहला पॉइंट, गैल्वेनिक सेल is an electrochemical cell is an electrochemical cell that is the device which convert electrical energy into chemical एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बात समझ गए। अब इस पूरे सेटअप के अंदर होता क्या है, इस पूरे सेटअप के अंदर दो कंटेनर होते हैं, दो बीकर होते हैं, और उन दोनों के दोनों बीकर्स के अंदर सेल की जो हाफ रिएक्शन है, जैसे दो बीकर है, एक बीकर में तो होगा रिडक्शन, एक बीकर में होगा ऑक्सीडेशन। उन दोनों बीकर को आपस में कनेक्ट करेंगे वायर, और वायर्स आर कनेक्टेड विद टू मेटल स्ट्रिप विच आर कोल्ड इलेक्ट्रोड। उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एनोड एंड कैथोड। ये पूरा सेटअप इसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख सकते हैं it has two half reaction बीकर्स। यहाँ पर दो बीकर होते हैं, और वो जो बीकर्स होते हैं बच्चों, उन बीकर्स में दो मेटल स्ट्रिप डिप्ड होती है। ठीक है, बीकर्स containing two different metal strips। यहाँ पर दो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, डिप्स इन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार आप लोग जरा इसे देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ये जो दो मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं वाली, ये स्ट्रिप्स, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। दीज मेटल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड।
क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ओके, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड कैथोड हम लोग इन्हें बोलते हैं। अभी तो आप लोग बच्चों वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? वीडियो को स्टॉप करके आप लोग यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर में अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे आपको। और ये मान के चलिए कि और 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम लोग 1-2 लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन में पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कुल मिलाकर 32 से लेकर 35 लेक्चर्स में हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, आप लोग इन लेक्चर्स को 2 लेक्चर जो मैं देता हूँ पर डे, उन्हें 2 मत काउंट किया करें, उन्हें एक ही काउंट किया करें। मतलब अगर मैं आपको 35 लेक्चर दे रहा हूँ तो 35 का मतलब ये मान के चलो लगभग 17 लेक्चर, क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 17 डेज़ लग ही जाते हैं, 15 से 17 डेज़। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।